हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक खबर हो सकता है आप लोगों ने आज सुनी होगी, जहां पर एक व्यक्ति का उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया और एनकाउंटर के बाद फिर ये जो खबर है बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गई। व्यक्ति का नाम आप सभी को मालूम होगा, हम लोग और भी आगे भी चर्चा कर लेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो एनकाउंटर वाले मामले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। इस पर कई सारे पक्ष हो सकते हैं कि एनकाउंटर कितना सही था, कितना गलत था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस प्रक्रिया को या इस घटना को सही मान रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस घटना को दूसरे नज़रिए से देख रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि घटना सही नहीं थी, एटलीस्ट इसमें कुछ और न्यायिक प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता था। आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं पहलुओं को तलाशेंगे और उन चीज़ों का एकदम तटस्थ रूप से विश्लेषण करेंगे। हमें इसके पक्ष या विपक्ष से होकर के जो संवैधानिक प्रावधान है, जो न्यायिक प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इसको लेकर के गाइडलाइंस है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इस मुद्दे को लेकर के जो निष्कर्ष है, उन सभी बातों के आधार पर इस विषय को देखना है। तो टॉपिक है अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कितना सही और कितना गलत। अब ये सवाल चूंकि आप एक सामान्य नागरिक होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं, एक एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवाओं की, वहां पर आपको अपने पक्ष या अपने विपक्षों को एक साइड में रख करके जो प्रक्रिया है, जो संविधान कहता है, जो उसके आधार पर बने हुए कानून हैं, उनके मानकों के मुताबिक फिर आपको कार्रवाई करनी होती है। तो इस आधार पर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप इसका उत्तर दे पाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो खबर क्या है, अतीक अहमद के बेटे असद और उनके एक सहयोगी का झांसी के पास एक मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया। ठीक, तो ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में ये लोग आरोपी थे और एक तरीके से पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। अब इस तरह की जो घटना हुई है इसको हम जानते हैं गैर न्यायिक हत्या के नाम से या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के नाम से। इसी को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है एनकाउंटर या एनकाउंटर्स अगर कई सारे हों। लेकिन क्या ये प्रक्रिया सही है? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गोली मार दिया जाना और फिर वह व्यक्ति जो है न्यायिक प्रक्रिया में कभी भी नहीं आ पाएगा। आरोपी साबित होना या न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको रिहा कर दिया जाना जैसी स्थितियां भी नहीं आएंगी। पुलिस का पक्ष, उस व्यक्ति का पक्ष, उस पर लगे आरोप, सारी चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस विषय पर कई सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा जो उनकी शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग ना हो सके। अगर किया गया है तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो आरोप क्या है इन लोगों पर, ये समझते हुए फिर हम पूरे टॉपिक को समझेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं। तो उमेश पाल नाम के व्यक्ति के कथित अपहरण की बात यहाँ पर आई है और 24 फरवरी को प्रयागराज में 2 पुलिस गार्डों के साथ उनकी गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। जो उमेश हैं वो 2005 के एक राजू पाल हत्या मामले में एक चश्मदीद गवाह थे और ये जो मामला था राजू पाल हत्या का, इसके मुख्य आरोपी थे अतीक अहमद। और इन पर आरोप था, एक तरीके से इनकी उमेश की पत्नी ने ही आरोप लगाया था कि 2006 में उमेश का अपहरण कर लिया था और उन्हें अदालत में अपने पक्ष पर बयान देने के लिए दबाव बनाया गया था। तो ये बेसिकली ऐसी बातें हैं, इस पर कई सारे राजनीतिक मामले हैं, आपराधिक मामले हैं। तो ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि कोई भी मामला बहुत बड़ा होता है और उसके कई सारे एंगल होते हैं, लेकिन हम इसमें केवल अपने विषय के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। तो पुलिस के अधिकार क्या है, जैसे कि हमने देखा कि एनकाउंटर हो गया तो पुलिस किस तरह की प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा कदम उठा सकती है। तो समझिए, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, उस तरीके से पुलिस वालों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मरक्षा के लिए, यानी अगर पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाता है तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य के लिए ऐसा किया जाना चाहिए या फिर जहां शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किए जाने की तत्काल रूप से आवश्यकता हो तब ऐसा कर सकती है। तब पुलिस बल को अपराधी को घायल करने या मारने की स्थिति तक के अधिकार मिल सकते हैं, ऐसी बात कहती है। इसके अलावा जो आईपीसी है 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 96, उसके अंतर्गत प्रत्येक इंसान को निजी रक्षा का अधिकार है जो एक प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार है। इस आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति पर हमला कर सकती है या गोली मार सकती है। इसके अलावा सीआरपीसी को अगर आप देखेंगे तो इसकी धारा 46 कहती है कि पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार है, लेकिन बल प्रयोग का अधिकार मृत्यु दंड तक केवल तभी जा सकता है जब उस व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसे
अपराध के लिए गिरफ्तार करने की बात आती है, तब फिर वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की स्थिति के दौरान मार सकते हैं या मृत्यु हो सकती है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बढ़ने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस तरह के हमने कई सारे मामलों को देखा। कुछ साल पहले एक ऐसा ही मामला विकास दुबे कांड में आया था, तब भी एक ऐसा ही एनकाउंटर हमें देखने को मिला था। इसके अलावा भी कई सारे मामले ऐसे आते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऐसे कौन सी वजहें हैं जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ कारण, जैसे पहला तो जन समर्थन ऐसी घटनाओं के होने के बाद कि न्यायपालिका में लोगों की विश्वास की कमी, कि एक लंबा समय लग जाएगा, अगर न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत वह व्यक्ति पहुंचेगा तो न्याय मिलने में बहुत देरी होगी। ऐसे में जो तत्काल रूप से लोगों के अंदर संचित गुस्सा होगा, उसको ऐसी घटना से एक शांति मिलेगी और लोग इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। हो सकता है इस घटना का भी आप में से कई लोग अंदर ही अंदर समर्थन कर पा रहे हों कुछ वजहों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। अब राजनीतिक समर्थन दूसरा विषय हो सकता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी उपलब्धि के रूप में इस बात को पेश किया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हालांकि इस पर भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। अगला पुरस्कार, यानी एनकाउंटर अगर कर दिया गया तो उसके लिए पुरस्कार भी मिल सकता है, पदोन्नति भी मिल सकती है और नकद प्रोत्साहन भी मिल सकता है। तो ऐसे में पुलिस वालों को भी इस तरह की एनकाउंटर्स करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। अगला अप्रभावी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, जो भी उस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हो, तो उनके द्वारा इतना ज्यादा तात्कालिक रूप से एक्शन नहीं दिखाई देता। इसके अलावा न्यायपालिका के मामले में अगर आप देखेंगे तो वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों में कई बार स्वतः संज्ञान कम देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के पीछे के कारणों के रूप में कार्य करते हैं। तो एक और पॉइंट हो सकता है नायक की पूजा, यानी कि पुलिस द्वारा भारतीय समाज को साफ करने का काम किया जा रहा है और इस तरह की स्थितियों को हम अक्सर फिल्मों में भी फिल्माया जाता हुआ देखते हैं, जहां पर नायक इस तरह के कोई कदम भावनाओं में आकर या सामाजिक दबाव में आकर के उठाता है। अब इसको लेकर के अब आते हैं प्रमुख अपने टॉपिक से जुड़ा मेन कीवर्ड, संविधान क्या कहता है, न्यायपालिका ने क्या कहा। संविधान का देखिए उद्देश्य है भारत को कानून के शासन द्वारा एक शासित देश बनाना। बात को ध्यान से समझिए, यहां पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के ही अपने अधिकार हैं। इसके अलावा तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। पुलिस का एक्शन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना एक कार्यपालिका की प्रणाली के अंतर्गत आता है, जबकि उस व्यक्ति को सजा दिया जाना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गोली मार दे या एनकाउंटर कर दे, तब फिर कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही उसके साथ न्याय कर दिया गया या न्याय हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आपराधिक जांच के लिए कानून द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसे छीना जा सकता है। इस बात को समझिए कि जो प्रमुख कानून हैं जो वाकई इस तरह की बात करते हैं, अगर वो प्रक्रिया अपनाई गई तब ही ऐसा होना चाहिए। फिर उसकी जांच करके हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। इसके अलावा पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे मामले आने के बाद कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया था। एक केस है, महत्वपूर्ण है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। इसके अंतर्गत मुंबई पुलिस द्वारा 99 एनकाउंटर्स, हत्याओं पर सवाल खड़े किए गए थे और लगभग 1995 से 97 के बीच में 135 कथित एनकाउंटर्स किए गए थे। जैसे ही मामला इनके पास आता है तो सितंबर 2014 को तत्कालीन सीजेआई आरएम लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की एक पीठ इससे जुड़े हुए कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं। ये पुलिस मुठभेड़ों के दौरान मौत के मामलों में व्यापक, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए मानक एक तरीके से हैं और ये 16 सूत्री ये कुछ दिशा निर्देश देते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण की हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी या की जानी चाहिए। दूसरा, जब इस तरह के मामले में पूछताछ हो तो जो भी मृतक है उसके निकट संबंधी को उस जांच में शामिल किया जाना चाहिए। अगला,
आपराधिक गतिविधियों की कोई खुफिया जानकारी या टिप ऑफ मिलने पर इसे केस डायरी या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि बाद में ये पता चल सके कि आखिरकार से जुड़ी हुई जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची थी और वाकई में वो परिस्थिति किस तरह से घटित हुई थी। इसके अलावा ऐसे किसी मामले में पुलिस बल द्वारा हथियारों का इस्तेमाल से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर उचित आपराधिक जांच होगी और एक एफआईआर लॉन्च की जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और धारा 157 के तहत अदालत को इसे भेज दिया जाएगा। इसके अलावा इस तरह की अगर मौत की जांच आती है, कभी ऐसे कोई प्रश्न उठते हैं, तो एक स्वतंत्र सीआईडी टीम या किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में ही ये जो जांच है वो की जाएगी। इसके अलावा इसमें किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम शामिल होगी। उस पुलिस स्टेशन जिससे संबंधित वो मामला है, जिसके अधिकारियों पर वह आरोप लगाए गए हैं, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग को एनकाउंटर में हुई मौत की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए और गलत मुठभेड़ के दोषी पाए गए पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और जब तक कार्रवाई चल रही हो उन्हें निलंबित रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के जो मानदंड उन्होंने अभी दिए हैं या दिशा निर्देश दिए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में कार्य करेंगे। संविधान का अनुच्छेद एक तरीके से क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, यानी उन पर उसे लागू होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो ये जो 16 सूत्रीय दिशा निर्देश है, इनको उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ही रखा है। तो निष्कर्ष क्या है आज के टॉपिक का, कि एनकाउंटर हत्याओं की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए। एक ऐसा ही मामला अगर आपको याद होगा तो तेलंगाना में आया था, जहां पर पुलिस वालों ने एक आरोपी पर, जिस पर एक महिला के साथ रेप का आरोप लगाया गया था, उसकी एक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी, एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उसकी एक स्वतंत्र जांच गठित की। उस मामले में पुलिस का पक्ष ये था कि जो आरोपी था उसने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस पर एनकाउंटर एक तरीके से किया गया उसका। लेकिन जब एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा जांच की गई तब फिर ये पता चला कि ये जो पुलिस द्वारा बताई गई बात है ये अपने आप में सही नहीं है, और उसके बाद फिर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की गई। तो ऐसी भी घटनाएं हमारे पास आती हैं, ऐसे उदाहरण सामने आते हैं। इसके अलावा कानून के शासन की विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है जब कभी भी ऐसी स्थितियां होती हैं, और समाज में कानून का शासन बनाए रखा जाना बहुत आवश्यक है। अगला, राज्य प्राधिकरण और जनता द्वारा इनका पालन किए जाने की भी जरूरत है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्तों की उचित रूप से शारीरिक हिरासत की जाए ताकि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी परिस्थिति ना बने। हालांकि इसमें एक पक्ष ये भी हो सकता है कि अगर वास्तविक रूप से पुलिस को अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा खतरा होता है या उनको अपने जान बचाने की स्थिति आती है तो वो ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही विरल सिचुएशन में होना चाहिए। आमतौर पर ऐसी घटनाओं को होने से रोकना चाहिए। इसके अलावा पुलिस सुधार की भी कुछ बातें आती है, जहां पर पुलिस को ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ों में शामिल किए जाने की बात है, और गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मानवाधिकारों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। देखिए, मामला इस तरह के जो भी होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, जहां पर एनकाउंटर किए जाते हैं। इसमें राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत दबाव होता है, समाज के ऊपर भी बहुत दबाव होता है, और लोगों की एक अपेक्षा होती है कि तुरंत न्याय किया जाए, क्योंकि जब भी कभी ऐसी कोई घटना सामने आती है जो लोगों की भावना, समाज की भावना को आहत करे, तो हर व्यक्ति आक्रोशित होता है और उसको लगता है कि अब इस समय न्याय मिलना चाहिए और न्याय बहुत जरूरी भी है। ऐसे में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां घटित होती हैं जहां पर किसी व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है और वहां पर फिर लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो जो कानूनी प्रक्रिया की बात है, शक्तियों के विभाजन की बात है, वहां पर आपको दिक्कत समझ में आएगी और एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए उसका पालन होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी है समाज में स्थितियों को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा राज्य की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी मामले पर उचित रूप से कार्रवाई करें और न्यायपालिका के पास इस तरह के मामले जाएं ताकि वो निष्पक्ष रूप से उस मामले का न्याय कर सके। हालांकि एक सुधार की आवश्यकता ये भी है कि न्यायपालिका के अंतर्गत जो इस तरह के मामलों में होने वाली देरी है उसमें तेजी लाई जाए या फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी स्थितियों का इस्तेमाल किया जाए। चलिए देखते हैं आज का सवाल, गैर न्यायिक हत्याएं क्या हैं
कुछ उदाहरणों के साथ इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर चर्चा कीजिए। तो एक मेंस का प्रश्न हो सकता है जो आपसे पूछ लिया जाए, तो 250 शब्दों में आप इसे लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और आपकी राय क्या है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।